अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पेश आया इंतहाई दिलखराश वाक़या, बल्कि दिल दहला देने वाला वाक़या, जिसमें 7 साला बच्ची को जिनसी तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने दरिंदगी का सबूत ये दिया कि बच्ची को कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो थी वो यहाँ पर कूड़े के ढेर में फेंक दी, और वालिदैन जो थे वो बच्ची को तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद तलाश करते रहे। उन्होंने लाहौर के तमाम जहाँ पे उनको पता चला कि उनकी बच्ची हो सकती है वहाँ पर गए, बच्ची को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची जो थी वो कहीं ना मिली। इस दौरान पुलिस ने, बच्ची सुबह 10 बजे के करीब लापता हुई थी। इस दौरान उन्होंने जो बागबानपुरा थाना था वहाँ पे बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दे दी और करा दी, और उसके बावजूद भी बच्ची ना मिली तो उन्होंने इलाके के जो मौजूदीन थे और जो दुकानदार थे उनको बच्ची की तस्वीर दिखाकर पता करने की कोशिश की कि उनकी बेटी यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी उसके बावजूद भी नहीं मिल सकी, और तकरीबन सुबह 10 बजे बच्ची लापता हुई। अगले रोज़ 5 से 6 बजे के करीब बच्ची जो थी वो इस खाली प्लॉट से मिली, और बच्ची को जहाँ पर मुलजिम की जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाया गया वो ये घर है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इस घर को सील किया हुआ है। इंतहाई खस्ता हाल ये मकान है। एक ये दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है, पीछे एक कमरा है और थोड़ा सा बरामदा है, और जो वर्षा थे उनको थोड़ा सा शक भी गुजरा कि ये हो सकता है, लेकिन उसने उनके साथ कोऑपरेट ना किया। बच्ची का घर ये इस गली में है, दूसरा घर, और मुलजिम का ये घर है। बच्ची के घर और इसके घर में सिर्फ एक घर का फ़र्क है। बच्ची के वर्षा के पास चलते हैं, उसके वालिदैन और उसके जो रिश्तेदार हैं उससे जानते हैं कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, और उनके घर के अंदर, आस्तीन के अंदर सांप मौजूद था। साथ वाले घर में ये मुलजिम रहता था। क्या उनको कभी उसकी हरकत व सकनात पे शक गुजरा था, और इस टाइम वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये जानते हैं। आपको जैसे मैंने दिखाया कि जहाँ पे बच्ची को उसने कत्ल करने के बाद उसकी लाश को फेंका जिस खाली प्लॉट में, वो भी मैंने आपको प्लॉट दिखाया जिस घर में मुलजिम रहता था, और वो घर जिस तरह से पुलिस ने सील किया वो भी दिखाया। इस टाइम मैं मकतूला जो बच्ची है उसके घर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे उसके अहल खाना हमारे साथ मौजूद हैं। ये उसकी नानी लगती हैं रिश्ते में, और ये इस केस की मुदैया भी हैं, जबकि उसकी वालदा और उसके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन लोगों को कब पता चला कि बच्ची जो है वो लापता हो चुकी हुई है, और कहाँ कहाँ पे इन्होंने तलाश किया। सबसे पहले एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या पता चला आपको, बच्ची घर से क्या लेने के लिए गई थी बाहर, और आप लोगों को कितने देर के बाद अंदाज़ा हुआ कि बच्ची जो है वो लापता हो चुकी है? मैं तो सर गई हुई थी काम पे, लेकिन जब मैं आई हूँ ना तो रास्ते में इन्होंने मुझे बताया, बच्चे ने बताया कि इस तरह बिला नहीं मिल रही। तो मैंने उसे पूछा कि किसने भेजा था उसको दुकान पे, तो उसने कहा जो मेरा बड़ा बेटा है ना उसने भेजा था तेल लेने के लिए। बस वो तेल लेने गई है, उसके बाद वो वापस नहीं आई। अंदाज़न कितने बजे का टाइम था जब वो बाजार गई? 10 बजे का टाइम था। 10 बजे उसने भेजा था, क्योंकि उसने जाना था काम पे। आप लोगों को कब पता चला कि हम लोगों को, इनको भी उस टाइम पता चल गया था, मुझे 2:30 बजे पता चला। 2:30 बजे मैं आई हूँ। जब आप लोगों को पता चला कि बच्ची नहीं मिल रही तो आप लोगों ने कहाँ पे तलाश किया उसको? हम लोगों ने उसको ये सरदारपुरे, हाजीपुरे, ये नवीबादी जो है यहाँ पे, इधर बैक साइड पे काफ़ी ज़रा दूर करके स्कूल है बच्चों का, वहाँ पे। इतनी दूर चली जाती थी वो? हाँ जी, हमें बस जो भी कह देता था ना, हमने रोते हुए यहाँ पे देखा है उसको, यहाँ पे जाते हुए देखा है, चुंगी पे जाते हुए देखा है, जिधर जिधर मतलब कि जो कहता था हम वहाँ पे चले गए थे। ऐलान करवाए हमने, सब कुछ करवाया। जिस टाइम हमें नहीं मिली ना तो फिर हमने ये थाने गए रिपोर्ट के लिए, थाने चले गए हैं। थाने चले गए, मैं इनके घर भी गई थी। किनके? यही जो है मुलजिम के घर? जी, मैं इधर भी गई थी। मैंने इधर जाके ना, तो मैंने जिस टाइम दरवाज़ा नॉक किया ना, इसने पहले तो दरवाज़ा नहीं खोला, फिर मैं ऊपर रस्सी लपेटी हुई थी, वो खोलने लग पड़ी। वो खोलने लगी ना तो ये आया अंदर से बाहर आया, आके तो इसने दरवाज़ा खोला है, तो ये दरवाजे के आगे खड़ा था, तो मैंने इसको कहा पीछे तो हटो, तो ये पीछे हटा, तो मैं अंदर चली गई। अंदर गई हूँ ना तो ये हमारे पीछे पीछे फटाफट फ़ौरन अंदर चला गया, कमरे में चला गया। तो मैंने ना इधर उधर देखा, अंधेरा था काफ़ी। मैंने पर्दा उठा के तो गुस्से में ऐसे, जैसे ये दरवाजे पे है ना,
ऐसे ही मैंने पर्दा दरवाजे पे फेंक दिया। तो मैंने उसको कहा कि तुम लाइट तो ऑन करो, लाइट क्यों नहीं जला रहे, लाइट ऑन तो करो। आपको नजर नहीं आई बच्ची को? नहीं, बच्ची इनकी ना आवाज़ आई ना बच्ची की कोई हिलना जुलना। ये कितने मैंने बजे का वक्त था? ये 4 बजे का टाइम था। जब मतलब बाहर से मैं ढूंढ के फारिग हुई ना, तो फिर मैं इधर गई इसके। तो आपको कैसे शक हुआ इसके ऊपर? इस पे मुझे शक है ऐसे हुआ ना कि मेरी जो ये कमरे वाली बहू है ना, इसने मुझे कहा पुप्पो ये घर में अकेला है, तो इसके घर देख लें एक दफा, शायद इसने ना कहीं इधर उधर की हो। इसकी रेपुटेशन कैसी है मोहल्ले में? ये किरदार तो कैसा है इसका? इसका किरदार वैसे तो इसकी नजरें शुरू से ही हमें अच्छी नहीं लग रही थी, शुरू से ही ना, मतलब कि ठीक नहीं लगती थी। पहले भी ये 1-2 दफा आता था ना, तो हंसी मजाक हमारी होती थी इसके साथ, लेकिन ये ना सही नजर से नहीं देखता, फिर हमने इसको निकाल दिया। मतलब आप क्यों मुद्दई बनी? मैं इसलिए बनी के क्योंकि मैं ज्यादा भाग दौड़ मैं ही कर रही थी, मैं ही ज्यादा भाग दौड़ कर रही थी। मेरे घर वालों ने भी आप किया लोगों ने नामजद पर्चा करवाया इसके खिलाफ? जी। मुलजिम के खिलाफ नामजद पर्चा हाँ कराया? जी। मौके- नहीं, पर्चा तो मैंने इसके खिलाफ बाद में करवाया। पहले तो मैंने सिर्फ बच्ची के लापता होने का पर्चा करवाया ना, ठीक कि है। बच्ची लापता है, आप पता करें। लाश आपको- कब मिली आप लोगों को? लाश हमें इतवार वाले दिन सुबह 6 बजे। यानी बच्ची हफ्ते की सुबह 10 बजे जी, घर उसने- से निकली और फिर अगले दिन लाश मिली? लाश मिली अगले दिन, इतवार वाले दिन सुबह 6 बजे, इस दौरान हमें लाश मिली है। ठीक है। ये बच्ची की जो वालदा हैं वो बोल नहीं सकती, कुव्वत गवाही से महरूम हैं वो, लेकिन उनसे मैं आपको ज़रूर बात करवाऊंगा, वो क्योंकि इशारों में कुछ बताती हैं। बच्ची के वालिद से जानते हैं। गुफरान, आप बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटी हैं। इस बच्ची का कितना नंबर था? ये दूसरी वाली भी, बड़ी से छोटी भी। कभी आपको इस मुलजिम के ऊपर शक गुजरा था कि ये इस किस्म की हरकत कर सकता है? इसका कैसा मोहल्ले के अंदर लोग इसके बारे में कैसे बातचीत करते हैं? नहीं, मैंने तो इसको कभी ऐसे समझा नहीं, कभी मैंने समझा नहीं। भरा समझा ही इतने आंदा जाता है, मगर घर वाले ने मना किया अज तो बाद नहीं आना। तो बाद जो मैं सवेरे मसा काम ते चला गया, क्या करते हैं आप? ढलाई का काम करना मैं, तो मैं सवेरे चला गया काम ते, फिर काम ते गया तो फिर तकरीबन मैं 4 बजे मैंने फ़ोन आया कि बच्ची नहीं लभदी पई। 3-4 बजे फ़ोन आया मैंने 3 बजे नाल, तो कहते बच्ची नहीं लभदी। मैं समझा मजाक करते पे ने। मैं दोबारा फ़ोन किया तो मैं क्या बच्ची लभी नहीं, कहते कोई नहीं लभी। मैं दूजी फैक्ट्री छुट्टी करके मैं फटाफट भजा घर, आके पूछे मैं क्या बच्ची लभी, कहते कोई नहीं लभी। मैं भी लभन लग पिया। बाहर सारे रोड ते दुकाना सारे ने पूछा तस्वीर लैके बच्चे ने वेख्या या नहीं वेख्या, कहते कोई नहीं, क्योंकि दुकान वाले सारे वाकफ है, कहते कोई नहीं देखा। बाद चो फिर महल्ले जो सौदा लैन गए थे ना, वो मैं दुकान वाले इतने बाहर जी दुकान उन्होंने पूछा मैं क्या सौदा है, कहता वो है तेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी जानते ही हो, कहते तेरी बेटी नहीं इतने बाहर है, कहते कोई नहीं आई थे। फिर उतो फिर असी चुप करके बह गए, असी लभदे चुप करके बह गए। मेरी बीवी नींद नहीं आई, रोन लग पई है, मैं भी रोन लग पिया। मैं बच्ची नहीं लभी। सुबह का टाइम होया, जाना टाइम होया, इनू नहीं सबर होया, कहते कि नहीं लभन चलिए। असी फिर सारे पासे लभदे कितना लभी। सुबह 5 बजे असी निकले हैं, तो लभदे घर इतने गली च आए, तो इतों रौला पै गया बच्ची लभी। उस टाइम वापस मैं नसिया, तो उस टाइम बच्चे बंदा मतलब चुक के लैके आ रहे हैं, मेरी मेरा बेटा ही था के लेके आया। वो लैके आ रहा है। उस टाइम पैरों में मेरी ज़मीन निकल गई, मेरी बेटी। गुफरान, ये आपका दुख हम समझ सकते हैं, कितनी तकलीफ़ है। आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात होते हैं। मुलजिम में पकड़ा गया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल सकेगा? किस तरह का इंसाफ आप चाहेंगे? इस तरह का दरिंदा शख्स जिसने 7 साल की बच्ची की ना सिर्फ के साथ ज़्यादती की बल्कि उसको कत्ल भी कर दिया बेरहमाना तरीके से। नहीं सर जी, उन्हें छड़ना नहीं चाहिए, उन्हें मार दो, सरेआम मार दो, बेशक सरेआम दुनिया के सामने मार दो। नहीं मारा जाता साढ़े सामने, सानू दो, असी आप मारांगे, मैं मारांगा, सारी दुनिया उन्हें मारेगी, क्योंकि मेरे तो बर्दाश्त करे, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी धी है, माँ प्यो को बर्दाश्त नहीं होता जो। पढ़ती थी? सिपारा पढ़ जाती थी वो। क्या कभी उसने कुछ बताया था क्या करना चाहती थी ज़िंदगी में आगे? कोई आपने क्या सोचा हुआ था उसके लिए? ज़ाहिर सर जी माँ प्यो हो गए थे, औलाद आस्ते हर माँ प्यो सोचता ही जे ना जवान होएगी, चलो कभी जिंदगी अज तक काम नहीं सोचा है, कभी जिंदगी अज तक काम नहीं सोचा कि जो हो गया साढ़े नाल। मेरी बीवी गूंगी है, सुन सकती हैं?
सुन नहीं हम सकते। भी नहीं सकते, इशारों से बात करनी होती है। अगर इसको इनसे पूछेंगे ये किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं, ये क्या चाहती हैं कि किस तरह से इनका मुलजिम तो इनकी बेटी का आप बता रहे हैं कि पकड़ा गया है, तो क्या इंसाफ चाहती हैं? मार वो भी यही चाहती है कि गोली मार दो, मेरी बेटी है क्या, मेरी बेटी है क्या, उन्हें मार दोगे, पागल है, पागल हो गए हम। और खून खून निकल रहा है, गला दबाया। बाकी बच्चे आपके बड़े हैं छोटे हैं इससे? बेटी- 2 बेटियां छोटी हैं, एक बड़ी है। हाँ जी, बड़ी इतनी सी है, इतनी सी है। उनके दिलों में तो बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया होगा। वो कोई बच्चा नहीं हमारे घर का बाहर जाता है। आप तो जैसे आप बच्ची की नानी भी हैं, बच्चों के दिलों में कितना खौफ बैठा है, कितना आप लोगों के लिए मुश्किल है? हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर। हमारे बच्चे सोते ही नहीं हैं, सो नहीं सकते। माएँ भी पास बैठी होती हैं तो भी वो रोते हैं, रोते न रोने लग पड़ते। बाहर जाते हुए वो डरते हैं, क्योंकि ये हादसा हमने सिर्फ टीवियों में देखा था, कभी हकीकत में नहीं देखा था, जो कि हमारे घर में हकीकत में हुआ है। हम तो उस इंसान को नहीं छोड़ने वाले। अगर पुलिस छोड़ भी देती है ना तो हमने खुद उसको मार देना। अगर आज उसको माफ़ी दे दी, कल को दोबारा से किसी और औरत का, किसी और बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। हर किसी और के ऊपर पता नहीं उसने यहाँ पे कितने बच्चे मारे होंगे, पता नहीं कितने जुल्म किए होंगे, ये पता नहीं घर कितने गुनाहों से भरा होगा। इस घर में तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। आप मकतूला बच्ची के वर्सा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। दिल दहला देने वाला वाक़या है। जिस तरह से बच्ची की उम्र है, 7 साल उस बच्ची की उम्र थी, सिपारा पढ़ने के लिए जाती थी। घर से उस रोज़ सौदा सल्फ लेने के लिए निकली और दरिंदे ने बच्ची को बहला फुसला कर घर में ले गया और वहाँ पर ज़्यादती का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उसका गला दबाकर कत्ल भी कर दिया। आपने उसकी वालदा के जज्बात भी देखे, गो कि वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि इसको मौत का बदला जो है वो मौत होना चाहिए। जिस तरह से उसने बेदर्दी से इनकी बेटी को कत्ल किया है उसको भी हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाना, जबकि बच्ची के वालिद और नानी भी यही कह रहे हैं कि उसको। सर आपने उस बच्ची की हालत नहीं देखी, अगर आप देखते ना तो आप भी यही चाहते कि अभी अभी मुझे मिल जाए, मैं इसको कत्ल कर दूं, इसको यहीं पे दफन कर दूं। उस दिन आपको पता है अल्लाह का अज़ाब भी बढ़ाया था, आसमान फट रहा था, सब कुछ हो रहा था, सबको पता है। बिलाशुबा कि इतना बड़ा सानिया इनके घर के ऊपर गुजरा है और पुलिस दावा कर रही है कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। थाने चलते हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया, उसने तफ्तीश के अंदर क्या इंकशाफात किए हैं और उसका कोई बैक रिकॉर्ड भी है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें थाने चल के देखते हैं। लाहौर में इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया, जहां एक 7 साला बच्ची जो थी वो घर के 7 खाली प्लॉट से मुर्दा हालत में मिली। पुलिस ने बच्ची को जब अपने कब्ज़े में लिया, बच्ची की लाश को कब्ज़े में लिया और इब्तदाई तौर पर उसकी तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि बच्ची को कत्ल किया गया है और कत्ल भी सिर्फ कत्ल नहीं किया गया बल्कि मुबैना तौर पर उसके साथ ज़्यादती भी हुई है। भगवानपुरा पुलिस ने बच्ची की लाश को कब्ज़े में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल किया, जबकि मुलजिम जो मुमकिन तौर पे उसी इलाके का मालूम होता था उसकी तलाश शुरू कर दी और कुछ ही देर के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी ये मिली कि उस इलाके का ही एक रहने वाला दरिंदा जिसने ये बच्ची को ना सिर्फ पहले ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि जब अपनी हवस मिटा चुका हुआ था तो बच्ची का गला दबाकर उसको कत्ल भी कर दिया। भगवानपुरा पुलिस की गिरफ्त में है इस टाइम वो दरिंदा जिसने ये सारा बच्ची के साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल किया। पुलिस ने अब तक मुलजिम से क्या इंकशाफात करवाए हैं, मेडिकल, फ्रांसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि नहीं आई, उसके लिए हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कैसर भी मौजूद होंगे। पहले ये जो दरिंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है इससे जानते हैं कि एक मासूम कली जिसने अभी सिर्फ ज़िंदगी की 7 बहारें देखी थी, पता नहीं कौन कौन से उसकी आंखों में ख्वाब थे, माँ उसके लिए क्या सोचती थी, बाप उसके लिए क्या सोचता था, इस बेहया बेशरम इंसान ने उस बच्ची के साथ जो इसको मामू कहती थी, इसकी जो बच्ची की वालदा थी वो इसकी बहन बनी हुई थी और वो बच्ची इसको मामू कहती थी और इसने उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद कत्ल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या? नदीम से। क्या करते हो तुम?
मैं सर जी बैंड का काम करता कहाँ पे? हूँ। ये शालीमार चमन होटल के सामने। किधर के रहने वाले हो तुम? ये चुंगी स्टाफ गुजरों का वाड़ा। गुजरों के बाड़े के करीब रहते हो? जी, कितने हाँ। अरसे से रह रहे हो वहाँ पे तुम? यहाँ से सर जी मैं बचपन से रह रहा हूँ। जिस बच्ची के साथ तुमने ज्यादती की और उसको कत्ल किया, उसको कब से जानते थे? सर जी मैं उसको जानता को तकरीबन काफ़ी साल से जानता जब से पैदा हुई तब जी, से जानते थे? जी सर जी। कितने दूर तुम्हारे घर से रहती थी वो? मेरे घर के साथ है। घर के साथ वाला घर है? जी सर जी। उस रात तुमने क्या किया, क्या हुआ था? उस रात को सर जी वो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी मेरे, तो मेरे पास है ये पैसे लेने के लिए, मामू जी मुझे 10 रुपये दो। मैंने उसको 10 रुपये दिए क्यों पैसे क्यों तुमसे लेने के लिए आई? चीज़ लेने के लिए कि मैंने अच्छा, चीज़ खा और ली। क्या कह के तुमसे पैसे मांगे उसने? मामू कह के। कितने बेहया इंसानों को तुम्हें मामू कह के तुमसे 10 रुपए मांग रही थी। अच्छा, फिर सर जी वो चीज़ तुमने लेने दिए 10 रुपए उसे? जी सर जी। अच्छा, वो चीज़ लेने गई है, चीज़ लेके जब वो वापस आई तो फिर मैं उसको अपने मेरा जो साथ वाला घर था, कमरा था मेरा खुला, उधर मैं उसको ले गया। उधर लेके गया ना तो फिर उसको मैंने बेड पे लिटाया, फिर मैं उसके साथ सर जी ज्यादती की। जब तुमने ज्यादती कर ली, हवस अपनी पूरी कर ली, तो उस बच्ची को कत्ल तुमने क्यों किया? सर जी ये मेरी गलती थी कि वो रोने लग पड़ी थी, चीखें मार रही थी, मैं डर गया था सर जी। तो मैंने उसको तुम्हें तब घबराने डर ना लगा। आया, तुम्हें कोई खुदा का खौफ ना आया जब तुम उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी कर रहे थे? बस सर जी उस टाइम मैं नहीं समझ सका, मैंने जज्बाती में उसको मार दिया। कैसे मारा तुमने उसे? सर जिसके मैंने गले पे हाथ रख दिया। सांस बंद करके मारा? जी तो उसके सर। चेहरे पे निशान किस चीज़ के थे? वो सर जी पहले भी थे उसके चेहरे पे निशान, जब वो गली में खेलती थी ना तो बच्चों से लड़ती थी, उसके चेहरे पे पहले भी निशान थे। तो बस मैंने ये गलती उसको मैंने मारा सर। ज्यादती करने के बाद तुमने उसका गला दबाया और उसको तुमने कत्ल कर दिया। उसके बाद क्या किया तुमने? फिर मैं सर जी उसको अपने बेड पे छोड़ के मैं रात को शाम को तकरीबन 4 बजे मैं बैंड के काम पे चला गया, बाजे बजाने चला गया। बाजे बजाने गया ना तकरीबन कोई मैं रात को 3 बजे आया, 2-2:30 बजे आया। उस टाइम सब सोए हुए थे गली में। तो मेरे घर के पास ही प्लाट है सर जी, सीधे हाथ, वहाँ पे मैंने उसको फेंक दिया। फिर मैं घर चला गया और सुबह फिर जब पता चला तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया घर वालों। आप इस दरिंदे की हिम्मत देखें कि इसने पहले बच्ची के साथ ज़्यादती की, फिर बच्ची को कत्ल करके अपने घर में ही छोड़कर चला गया फंक्शन करने के लिए। वहाँ पर जाके ये बैंड बाजा बजाता रहा और मुतमईन होकर ये वापस आया। रात को जब ये वापस आया फिर इसने देखा कि जब मोहल्लेदार सारे सो चुके हैं तो इसने बच्ची की लाश को साथ वाला जो खाली प्लॉट था उसमें फेंक दिया। तुम पे शक कैसे गुजरा पुलिस को? उस पर सर जी मेरे मोहल्ले में पुलिस आई थी, मैं उनके घर गया हुआ था। किनके? जिनकी बच्ची का कत्ल जी, की तुमने? जी। अच्छा, कत्ल करने के बाद उनके घर भी तुम गए? मैं उनके घर गया था तो जो उनकी जो वालदा थी ना, जो मेरी फूफो लगती है, उन्होंने मेरे कपड़ों पे खून देखा था गिरा हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने पहचाना कि ये लड़का घर पे अकेला रहता है, इसकी बीवी भी गई हुई है और इसका काम होगा। वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले किया सर। और इन्होंने फिर मेरा मतलब कि पूरा रिपोर्ट ही देखी थी। ये बात है सर जी। इस दरिंदे सिफ्स के साथ किसी किस्म का कोई जो है ना रियायत नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी का सार नहीं है। उसने इतना घिनौना अमल किया है, इतने वहशियाना तरीके से बच्ची को कत्ल किया और वो कितना मुतमईन खड़ा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागबानपुर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कैसर इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया आपके इलाके के अंदर और मुलजिम जो है वो आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब तक की तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ सामने आई है? इसका कोई बैक रिकॉर्ड वगैरह भी है? ये कौन है, क्या करता है? ये इसका बैक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है इसकी। ये बैंड एक है बाबर बैंड, उसमें बतौर ड्रमर काम करता है। ये बेगम इसकी लड़ झगड़ के गई है तकरीबन 1 माह से, और इसका 9 माह का बच्चा भी है। बेगम अपने मैके गई हुई है। पीछे से ये अकेला घर में रहता था और अपना घर है, किराए का घर? घर तो इनका अपना है, लेकिन जब बच्ची सुबह इसने 9-10 बजे सुबह हफ्ते वाले दिन बच्ची अपने घर से निकली है और दुकान पे कोई चीज़ लेने उसकी वालदा ने भेजा है। उसने वहाँ से चीज़ ली है, ये दुकान के पास खड़ा था। इसने उसको पैसे दिए हैं, उसको लालच दिया और उसको अपने पास बुलाया है।
दोबारा जब बच्ची अच्छा, लालच दे के पैसे लालच के लिए दिए हैं, ये जैसे कहता है कि बच्ची ने खुद आके मांगे मामू, ऐसा कोई बात नहीं थी। और ये भी ये झूठ बोल रहा था कि मेरे घर के पास थी, वो दूसरी गली में दुकान के पास, जो उसके बाद भी आईनी शाहिदीन ने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चीज़ें सामने आई, ये बच्ची को उस दुकान के पास मिला था। फिर उसके पीछे पीछे ये उसके घर आ गया। जब बच्ची अपने घर में वो चीज़ जो अपनी उसकी वालदा ने सरसों का तेल लेने के लिए भेजा था, उसने वो घर पे दिया है, तो बच्ची बाहर खेलने के लिए दोबारा गली में आ गई बच्चों के साथ। इसने मौका पाते ही उसको अपने पास बुलाया और अपने घर पे ले गया। इसका घर उस गली में तीसरा घर है, उस बच्ची के घर से तीसरा घर है। इसके घर में कोई नहीं रहता, तो इसने उस बच्ची को अपने कमरे में ले गया। वहाँ पे जाके इसने अपनी हवस का निशाना बनाया, ज़्यादती की, उस बच्ची का गला मुंह बंद करके इसने उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उसको बड़े तरीके से उसको घर में ही बंद रखा है। बंद रखने के बाद ये अपने काम पे चला गया। वहाँ से वापस रात 3 बजे आके इसने उसकी डेड बॉडी को इसका बच्ची का डीएनए वगैरह हो गया, वो बच्ची का तो डीएनए हो गया। पीएफएसए की टीमें हमने मौके पे कॉल कर ली, उन्होंने फौरी आके अपनी कार्रवाई शुरू की और वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट की। और इस केस में काफ़ी सारी जो ना सॉलिड एविडेंसेस सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हुई? जी बिल्कुल हुई। और मौत की वजह जैसे ये बताता है गला दबा के, उसका सांस रुकना ही डिक्लेयर हुआ है। ज़्यादती भी इसने की, उसका गला भी दबाया और उसके बाद इसको मतलब बड़ी तशद्दुद भी किया उस बच्ची के ऊपर। बड़ा मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो काबिल मज़म्मत है। तो इसने कोई जब ये पकड़ा गया है तो मोहल्ले के अंदर इसकी रेपुटेशन कैसी है? मोहल्लेदारों ने कुछ बताया इसकी रेपुटेशन के बारे में? जी बिल्कुल, इसकी रेपुटेशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। आवारा है, जो इसने कमाना है खुद ही, अपनी फैमिली को भी इसने कभी सपोर्ट नहीं किया। वालिदैन इसके फौत हो चुके हैं, वो भी इससे तंग थे, इसका भाई इससे तंग है, बीवी इससे तंग है। जिस तरह की इसने दरिंदगी की है, हमेशा से ये सुनने में हमारे आता है कि पुलिस की जानिब से कमज़ोर चालान जो है वो जाता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, या उसमें लकूनास निकल आते हैं और मुलजमान जो बच जाते हैं। जिस तरह की इसने दरिंदगी की है, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे मुलजमान को माशरे में रहने का तो कोई हक नहीं। जी इंशाल्लाह हम इस केस को पूरे साइंटिफिक तरीके से जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं उसके साथ इस किस्म का इंशाल्लाह बनाएंगे कि इसको कन्विक्शन इसकी 100% होगी। इस केस में हम कोई ऐसी कमज़ोरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि जिसकी वजह से इसको कोई फ़ायदा मिले। बहुत शुक्रिया। जिस बेदर्दी से बच्ची को कत्ल किया गया और पहले ज़्यादती का निशाना बनाया गया, फिर उसको कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, और मुलजिम जो था वो खुद भी पहले बच्ची को तलाश करने में मदद करता रहा, लेकिन उसको जब ये अंदाज़ा हुआ कि उसके ऊपर शुबा हो सकता है तो उसने फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। हमारे साथ हमारे नफ्सियात मौजूद हैं, सबा इर्तज़ा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बच्ची जो बंदे को मामू कहती है और वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, घरों में आना जाना है, उसके बावजूद वो इस तरह की कैसे हरकत कर सकता है? सबा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है कि एक बच्ची जो बंदे के सामने पैदा हुई है, उसके हाथों में खेलती हुई बड़ी हुई है, और उस बंदे को वो मामू कहती है, उसके साथ ना सिर्फ ज़्यादती करना बल्कि उसको कत्ल कर देना, लाश को 8-10 घंटे घर में रखना और उसके बाद कूड़े के ढेर पर फेंक देना। नफ्सियात की ज़ुबान में इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। इतनी छोटी सी बच्ची, और पता नहीं किस तरह से, मतलब कितने पेन से वो बच्ची गुजरी होगी। बात पता है क्या है, जितने भी रेप केसेस आप देखें आजकल किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और हमारी सोसाइटी में, हमारे लॉ में कोई भी मुकम्मल तौर पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। नफ्सियात सारी एक साइड पे रह जाती है। नफ्सियात तब सारा काम करेगी जब नफ्सियात अपना काम करके
आपको लॉ के हाथ में देगी। फिर आगे से लॉ जब तक कुछ नहीं करेगा, नफ्सियात बहुत मतलब पीछे रह जाती है। पहली बात ये कि ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं, ये इब्नॉर्मलिटीज़ हैं। हम देख रहे होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों में ये इब्नॉर्मलिटीज़ देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इग्नोर मतलब कर रहे होते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता। हम क्या करते हैं, एक एबनॉर्मलिटी देखते हैं, हम कहते हैं इस फलाने बंदे का ना ये मसला है, इसको फलानी चीज़ में डाल दो, ये ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उसको एक मसले से निकाल के दूसरे मसले में डाल देते हैं और वो एबनॉर्मलिटीज़ का जो वो जाल है वो बढ़ता चला जा रहा होता है। हमारे सामने वाकया जब आता है इस तरह का, जैसे कि आपने बताया बच्ची का, तब हमें पता लगता है कि ओहो अच्छा वो फलाना बच्चा था, वो फलाना बंदा था, अच्छा उसने ये कर दिया। फिर हमें एहसास होता है कि नहीं अच्छा ये इस तरह का इसके रवैये थे, हमें ये तब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं आप बीइंग अ मीडिया पर्सन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को उठाएं कि जब तक हम किसी रेपिस्ट को सबके सामने उसको कोई प्रॉपर सज़ा नहीं मिलेगी, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हम देखते हैं रोज़मर्रा कोई न्यूज़ आती है, 4 दिन उसके बारे में हाइप रहती है, 5वें दिन पता लगता है कि जी उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जेल में डाला नहीं डाला ये किसी ने नहीं देखा, ठीक है। सिर्फ एक न्यूज़ जो है वो मीडिया पे चला दी जाती है, लोग तसल्ली में हो जाते हैं। अगला दिन होता नहीं, अगला दिन क्या मेरे ख्याल से तो कुछ घंटे भी नहीं गुजरते होंगे, फिर से एक न्यूज़ आ जाती है। सब ये बताइएगा कि हमारे एक आम इस्लाह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि अगर कोई लड़का, उसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं या वो उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो घर वाले कहते हैं उसकी शादी कर दें, ये ठीक हो जाएगा जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वही वाली बात है ना कि उसके एबनॉर्मल बिहेवियर्स को देख के जो उसके पेरेंट्स हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते। उनको सबसे ईजीएस्ट वे क्या लगता है कि इसको उठा के इसकी शादी कर दो, इसको किसी एक और लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब करो, फिर ये बाहर सोसाइटी में निकलेगा, ये और बच्चियों की भी ज़िंदगी ख़राब करेगा। अगर वो रेप विक्टिम नहीं बनेगा, वो कुछ और बनेगा, वो कुछ और इस तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर्स करेगा और लोग और तरह के नुकसान करेगा। वो चोर बन सकता है, वो डकैत बन सकता है, वो कोई सिक किस्म का क्रिमिनल बन सकता है। इस तरह क्राइम रेट तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है, क्राइम तो वो कोई भी कर सकता है। लेकिन बात यह है कि हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की, टीचिंग की। हमारे नॉर्मली लोगों को, बड़ों को ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि अगर आपका बच्चा, देखें ये रूट कॉज होती है, ये हम वहाँ से देखना शुरू करते हैं। अगर वो बच्चा स्कूल जाता है, हमें पता लगता है ये बच्चा स्कूल में लड़ा है, ठीक है, हम पेरेंट्स कहते हैं चलो बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, एक दफ़ा लड़ा है, अगली दफ़ा उसको समझाया, वो फिर लड़ता है, 1-2 दफ़ा मारा, वो फिर लड़ता है। इसी तरह वो बच्चा बड़ा होता जा रहा है। और लेकिन वो बच्चा क्या सीखता है, कोई बात नहीं, मेरा कौन सा कुछ हो रहा है, 1-2 दफ़ा मारेंगे, उसके बाद घर वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। और फिर आपको पता है पेरेंट्स हैं वो फिर एक तरफ से मार लेते हैं, दूसरी तरफ से बच्चे को प्यार करने लग जाते हैं। तो इस तरह जो बच्चे की लर्निंग है वो ज़्यादा ख़राब होती है, बजाय इसके कि आप उसको कोई प्रॉपर चैनल से आप उसको कोई पनिशमेंट रिवॉर्ड के थ्रू चलें। बेसिकली हमारी साइकोलॉजी में पनिशमेंट रिवॉर्ड एक थ्योरी है। अगर हम उसके बारे में आम जुबान में लोगों को अवेयरनेस देना शुरू करें तो मेरे ख्याल से फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने बच्चों को पेरेंटिंग करने में। ये जो कम उम्र बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है कि आपको ये मालूम होता है कि इंतहाई छोटी उम्र की बच्ची है, लेकिन फिर भी आप अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और फिर जब आप कर लेते हैं तो आप उसको कत्ल भी कर देते हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल डिसऑर्डर है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये बिल्कुल हम इसको नहीं कह सकते कि नॉर्मल है। ये पर्सनैलिटी में इतने ज़्यादा क्लैश हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रही कि आप एक छोटी सी बच्ची है, ये आप 7 साल बता रहे हैं, इससे छोटी छोटी बच्चियों के भी दिन रात टीवी न्यूज़ चैनल्स में बता रहे होते हैं। आप इतने बेहिस हो चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो हिस नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है कि आपको नहीं फ़र्क नज़र आ रहा कि आपके लिए लीगल कौन है, इलीगल कौन है। और उसके बाद आप एक क्राइम करते हैं, उस क्राइम को आप ओवरकम करने के लिए, छुपाने के लिए दूसरा क्राइम कर लेते हैं। यहाँ तक कि आप रोज़मर्रा क्या वो जो क्रिमिनल होगा उसको नहीं पता लगता होगा कि रोज़ टीवी में कोई ना कोई खबर आ रही है। ऑब्वियसली वो भी तो देखता होगा, वो भी एक सोसाइटी में एक नॉर्मल लोगों की तरह रह रहा है। हमारे लिए वो बंदा नॉर्मल ही है। जब वो क्राइम करता है तो हमें पता लगता है कि अच्छा जी फलाने घर में फलाने बंदे ने ये काम कर दिया।
ये नॉर्मल नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको देखने की, इनके ऊपर काम करने की। हमें हमारे साइकोलॉजिस्ट को जिस तरह हम किसी, देखिए हमारा गला ख़राब है, हमें कोई फ्लू है, हम ना किसी MBBS के पास भागते हैं, फ़ौरन एंटीबायोटिक लेते हैं, हमारा गला ठीक हो जाता है। इसी तरह मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस मेंटल हेल्थ को हमने उतना ही इग्नोर किया हुआ है। हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं, हम मतलब छोटे हैं तो रो के बात गुजार दी, बड़े हैं तो 4 दिन कमरे में बंद कर दिया जी। घर वाले कहते हैं पता नहीं चुप चुप रहता है, बात नहीं करता, डिप्रेशन हो गया, उदास है। कोई भी उसकी रूट कॉज तक नहीं जा रहा कि ये क्या मसला है, ये आने वाले वक्तों में क्या बन जाएगा। तो ये एबनॉर्मैलिटीज़ बचपन से ही साथ ले लेके वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं वो ऑब्वियसली जिनका बचपन इतना डैमेज गुजरा है, आप खुद बताएं कि वो बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों की क्या परवरिश करेंगे। तो ये केस के अंदर उस बंदे का एक अपना 9 माह का बेटा है, कुछ अर्सा पहले उसकी शादी हुई है, लेकिन अपना बच्चा होने के बावजूद भी वो इस एहसास को नहीं समझ रहा और वो किसी के बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए फ्रस्ट्रेशन किस वजह से, ये भी फिर हमें इन अनासर को भी देखने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन की बहुत सारी रीज़न्स हैं। फाइनेंशियल हो गई, जो मतलब मुल्की हालात हैं वो हो गए, बेरोज़गार हैं लोग, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। फ्रस्ट्रेशन निकलती इस तरह से है, लोगों को समझ नहीं आती कि उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से हैंडल करना है। बस फॉर द टाइम बीइंग वो एक इतना बड़ा क्राइम कर जाते हैं और फिर ज़ाहिर है किसी की बच्ची की भी ज़िंदगी ख़राब, वो खुद भी, और बीइंग उनका अपना छोटा बेबी है, उनकी भी जो है वो बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब। लेकिन आप देखें कि उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया, जब वो शख्स अपने घर में रहता होगा वो अपने बच्चे को क्या सिखाता होगा, उसका बच्चा क्या सीख के बाप से बड़ा होगा आने वाले वक्तों में। देखिए जेनेटिक्स भी तो मैटर करते हैं ना। हम जेनेटिकली हम कहते हैं जी जेनेटिकली ये मसला था, जेनेटिकली ये बात थी, तो जेनेटिक्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब हमें पता लगता है कि एक बंदे ने एक घर से ये क्राइम किया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसकी फैमिली को भी देखें, हम उसकी फैमिली के भी बाकी पढ़ाई इस किस्म के बिहेवियर्स के ऊपर कितना असरअंदाज होती है। अगर पढ़ा लिखा शख्स होगा तो उसके अंदर क्या रेशो कम होगी ऐसे? नहीं, देखें मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बात नहीं करूँगी। जो पढ़ा ये एबनॉर्मैलिटी है, ये सिकनेस है, वो एक पढ़े लिखे बंदे में भी आ सकती है, वो एक अनपढ़ में भी आ सकती है। हाँ, जहाँ तक बात थोड़े बहुत शऊर की है तो 5-10% का हम कह सकते हैं कि 5-10% शायद थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन ये बेसिकली सिकनेस है। सिकनेस का इलाज है, जिस तरह दूसरे इलाज होते हैं इस तरह मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, दिमाग का भी इलाज उस तरह ही ज़रूरी है। ये काउंसलिंग कराएं, ये थेरेपीज़ होती हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू, फैमिली थेरेपीज़ भी होती हैं। फैमिली थेरेपीज़ के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों को देखने की, ताकि हम इन एबनॉर्मैलिटीज़ को ओवरकम करें। वरना ये जिस तरह से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता, मतलब अभी तो मतलब ऑब्वियसली हम इस लिमिट तक पहुंच चुके हैं कि दिन दिहाड़े कभी कोई केस सुनने को मिलता है। रात के अंधेरों में पहले इस तरह होता था, अब दिन के उजालों में इस तरह हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जिस चीज़ को देखें। बहुत शुक्रिया। 7 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई और उसको बाद में कत्ल कर दिया गया। कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को चंद ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस टाइम हमारे साथ SP कैंट डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस किस्म के मुलजिमान जो हैं वो यूजुअली पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद या वो छूट जाते हैं, लेकिन अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। इसकी क्या वजह है, और साथ ही साथ इस मुलजिम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, जिस तरह से उसके मकतूला जो बच्ची है उसके अहले खाना बता रहे हैं कि उसकी पहले भी हरकतों सकनात किस किस्म की थी। तो ऐसे लोगों को किस तरह से जो है वो गिरफ्त में लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब वक्त के लिए तो बहुत शुक्रिया। बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है ये, जिसके अंदर 7 साल बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुलजिम पकड़ना इस किस्म के केसेस के अंदर कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, और स्पेशली जब ज़्यादती के बाद जब बच्चों को मार दिया जाता है, इट्स अ वेरी ड्रेडफुल केस। और जब पहले हमें 15 पे कॉल मिली कि एक बच्ची की लाश मिली है,
तो सबसे पहला जो हमारा सस्पिशन होता है वो इसी तरफ जाता है कि एक छोटी बच्ची को जब उसकी लाश मिलती है तो मोस्टली ऐसे केसेस में उनको इस किस्म की जाति का निशाना बनाया जा चुका होता है। और जब इस केस में हमें ये इत्तला मिली तो जाके जब मौके से हमारी टीम ने हमने जब देखा कि बच्ची की लाश पड़ी हुई कूड़े के ढेर के ऊपर, तो एक इन्वेस्टिगेटिव माइंड वुड थिंक ऑन दोज लाइंस कि ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद जब उसके घर के इर्द गिर्द ऑब्वियसली हमने एक अपना एक बनाया पैरामीटर की 50 घर इस साइड पे, 50 घर लेफ्ट साइड पे, बैक साइड पे, हमने वी स्टार्टेड आवर सर्च ऑपरेशन। अब देखिए इसके अंदर ट्रिकी पॉइंट ये होता है कि जो मुलजिम होता है उसको ये पता होता है अल्टीमेटली कि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो वो मोस्टली घर शर छोड़ के चले जाते हैं। एक तो ये माइंडसेट होता है। दूसरा माइंडसेट ये होता है कि जो घर वालों के क्लोज़ लोग होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए घर वालों के साथ साथ अटैच हो जाते हैं कि किसी का उस पर शक नहीं जाता है। सो इसमें अल्लाह ताला ने एक तो ये इंसिडेंट तो बहुत ही एक किस्म हीनियस था और इट वाज वेरी हार्ट रचिंग इंसिडेंट, लेकिन ये शुक्र ज़रूर करते हैं हम कि हमने बर वक्त वो मुलजिम हमारे हाथ आ गया। जब हमने उसको पहला शक जब इस बंदे पे गुजरा, ही वॉज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और जिस तरह लोग मेरे बिहेव करते हैं बड़ा मेंटली साउंड है। आई मीन आई वोंट से कि इसके अंदर कोई ऐसा मेंटल इशू है कि जिसको हम कोई इस किस्म की कोई प्ली ले भी सके। फिर जब उसकी एक अकेला रह रहा था घर के अंदर और इसकी एक बीवी है, इसका एक बच्चा है 9 महीने का और वो 1 महीने से घर गई हुई है अपने। अब इसके घर पे अकेले रहने से हमें सबसे पहले सस्पिशन ये था कि जो इर्द गिर्द के घरों में से सबसे पहला सस्पेक्ट कौन था, ये मेन सस्पेक्ट यही बन रहा था। वी एप्रीहेंडेड हिम, ही डिनाइड कि मैंने नहीं किया है। घर की तलाशी ली तो घर से खून के धब्बे मिले, बच्चे की जूती मिली और उस जूती को शनाख्त उसकी मदर ने किया। उसके बाद फिर इसकी इंटेरोगेशन की गई और जब उसको क्लियरली बता दिया कि ये एविडेंस है और तुम नहीं भी मानोगे तो ये वेरी सेल्फ एविडेंट, देन ही एक्सेप्टेड। और फिर उसे सारा बताया कि बच्ची को इसने 10 रुपये दिए जब वो घर से निकली कि अपने दुकान पे जा रही थी तो उसको 10 रुपये दे के कोई चीज़ लेके दी। उसके बाद अपने घर ले गया और वहाँ पे ये इसने शर्मनाक हरकत की और उसके बाद उसको बच्ची की हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो उसके बाद सांस बंद करके उसको मार दिया। आप पहले भी इस इलाके में रही हैं, आप इस इलाके को काफ़ी अच्छा जानती हैं। आपके कैंट डिवीजन के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा सब अर्बन एरियाज़ हैं या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। पुलिस ऐसे वाक़यात को होने से पहले रोकने के लिए क्या इक़दाम कर सकती है? देखिए इसमें ना एक बड़ी क्लियर सोचने वाली बात वो ये है कि देखें आप जितनी मैंने आपने जैसे बात की, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और मैंने इस तरह के काफ़ी केसेस देखे भी और सॉल्व भी किए, जो सबसे मेन चीज़ सामने आई है वो ये है कि ऐसे मुलजिम 99% जानने वाले होते हैं। 99% या वो कोई रिश्तेदार होता है या वो कोई नेबर होता है। अब मैं ही समझती हूँ कि अगर तो ऐसी कोई कॉल रिसीव हो जिसमें बच्ची मिसिंग है, इट माइट टेक 2 आवर्स, इट माइट टेक 2 डेज़। अगर तो ये कुछ लोग बच्चियाँ मोस्टली वापस आ जाती हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जिसमें बच्ची को उसने मार ही दिया, तो या तो फौरी जब मिसिंग कॉल हमें मिले तो प्रिवेंटिव एक्शन ये है कि उसी वक्त करीबी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाए। इसकी प्रिवेंशन सबसे बड़ी एक तो ये है। इसके अलावा आपको जिस तरह मैंने कहा कि ये लोग मोस्टली जानने वाले होते हैं 99%। इसमें आपके फोरम के थ्रू भी आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, उनकी फैमिली से भी, कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें, उनको घर से अकेला बाहर मत भेजें। क्योंकि अब देखिए पुलिसिंग में हम उनके घर के अंदर ऑब्वियसली बच्चों को ना वो पुलिस घर के अंदर जा सकती है, उस तरीके से प्रिवेंशन एक क्योंकि इट्स अ क्राइम विच इन्वॉल्व्स एक देखिए ना घर का बंदा अपना है, घर के जानने वाले हैं, तो उसमें ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें, अपने बच्चों को अकेला बाहर मत भेजें। इस केस में भी यही हुआ है, शी वेंट आउट अलोन और उसके बाद उसने उसको पैसे दे के और वो अपने घर लेके, क्योंकि जानता भी था साथ में एक बच्चे को, एक देखी भाली शक्ल से एक मानूस भी होता है, और फिर वो उसके साथ वो चली गई।
तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रिवेंशन तो ये है कि पहले इस एक्ट्स को यूँ रोका जाए। और जहाँ पे आप बात करें पुलिस का रोल वहाँ पे आता है व्हेन अ गर्ल और अ बॉय, एक बच्ची भी और बच्चों के साथ भी बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अभी हमने बच्चों के साथ ऐसे केस में जो है सॉडमी केसेस में हमने ट्रेस किए हैं, जो कि बिल्कुल अब बच्चियों और बच्चों दोनों की हिफाजत करें, उनको अकेले घर से बाहर मत भेजें। और पुलिस का काम वहाँ शुरू होता है जब कोई मिसिंग बच्चे की कॉल आती है, देन वी स्टार्ट सर्च ऑपरेशन करते हैं। और वही टाइम विंडो होता है 2 से 3 घंटे में, अगर आप सर्च ऑपरेशन कर लें तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ऐसे मुल्ज़िमान की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने से कोई फ़ायदा हो सकता है कि आइंदा हम प्रीएम्प्ट कर सकें कि इलाकों के अंदर अगर ये मैसेज डिसेमिनेट कर दें कि इस किस्म के लोग अगर आपके पास रह रहे हैं, क्योंकि ये एक माइंड सेट ही होगा ना डेफिनेटली कि एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड, एक सिक माइंड ही ऐसी हरकत कर सकता है। तो इनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करके अगर हम एक डाटा बैंक बनाएं और उसको डिसेमिनेट करें टू द मैसेज, तो कोई फ़र्क पड़ सकता है? आई वुड कमेंट ऑन दिस लाइक कि आपने जिस तरह अभी बताया कि ये आपने शायद इसको इंटरव्यू किया है और वो आपको बड़ा साउंड माइंडेड लगा है। इनकी प्रोफाइलिंग करने के लिए एक तो पहली बात है डाटा बैंक बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और इसको किस लेवल पे करना है वो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, फिर उसको पुलिस के साथ शेयरिंग होगी। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। मेरे ख्याल से सबसे जो बड़ी प्रिवेंशन है, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जिस तेज़ी से ये वाक़यात हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के साथ ज़्यादती के, वेदर इट्स गर्ल और बॉय, सॉडमी और रेप दोनों माइनर्स के साथ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग स्टेज है इस टाइम पंजाब के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस ही कम अज़ कम इनिशिएट कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली सारा मलबा जो है वो पुलिस के ऊपर आके ही गिरता है कि जी हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, पुलिस कहाँ पे थी? वेदर आप लोग उसको आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, आप लोगों के पास कोई ऐसे जादू नहीं है, लेकिन हमारी एक माइंड सेट है सोसाइटी का कि पुलिस के ऊपर ही हम सारा ब्लेम जो करते हैं। तो वाई नॉट पुलिस इनिशिएट के हमें ऐसा डाटा बैंक बनाए जिसके अंदर ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हो? अच्छा, आपने 2 बातें की कि प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। हम डाटा बैंक बना सकते हैं या तो उन लोगों को जिस हमने CRO में बनाया जिन्होंने एक क्राइम ऑलरेडी कमिट किया हो, उसका तो हम डाटा बना सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करना इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल सारे लोगों की। आप जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि इसको प्रीएम्प्ट करने की बजाय जो मैंने आपसे बात की है कि फैमिली मेम्बर्स को इनकी काउंसलिंग, इसमें मीडिया का रोल बहुत अच्छा हो सकता है कि फैमिलीज़ को, देखिए मैंने तो अभी ये देखा कि इसमें ड्रामास भी बने गए हैं जो एक बड़ा एक मीडियम है लोगों को अप्रोच करने का। लोग एक उस चीज़ को एक फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, इट इम्पैक्ट्स योर माइंड। सो उसमें भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। जब और ये बच्चों के केसेस हुए थे पिछले 1-2 सालों में, बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ भी आ रहा है इसके अंदर। तो फैमिलीज़, पेरेंट्स को हमें इस बारे में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें। देखिए आप कैसे प्रोफाइलिंग करेंगे? आई एम विटनेस टू दिस सच काइंड ऑफ केसेस जिसमें चचा ने अपनी भतीजी को रेप किया है। आप उस फैमिली मेम्बर्स को कैसे प्रोफाइलिंग कर सकते हैं? कैसे हम रोक सकते हैं इसमें? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिलीज। देखिए एक तो पहली बात ये कि जहाँ मैं सोसाइटी के किरदार को आप कैसा देखते हैं कि पहले तो सोसाइटी मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ। देखिए देयर इज़ ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप अगर हम क्राइम का डाटा निकालें, नॉट प्रीएम्प्टिव बट जो हो चुका है उसका डाटा निकालें, तो पूरी वर्ल्ड में ये क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उसको ये कह दें कि ये फ्रस्ट्रेशन है, आई डोंट बाय दिस बाय द वे कि ये आपकी गरीब होने से इसका कोई ताल्लुक है, आपकी कोई और सिक माइंडेड है। ये वो चीज़ है जो किसी वक्त भी इंसान को एक मौका फराहम करने की बात, अगर किसी का बेंट ऑफ माइंड इस तरफ है। पहली बात तो ये है कि ये पेरेंट्स इसका बहुत ख्याल रखें। मैं इस पर बहुत स्ट्रेस करूँगी कि पेरेंट्स की ही ये सबसे पहली ड्यूटी भी है और वही इसको अपने बच्चों को बचा सकते हैं इस चीज़ से। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, सगे चचा, सगे ताया, इनसे आप देखें ना, इनकी पुलिस कैसे प्रोफाइलिंग कर सकती है? वो नहीं कर सकती। सेकेंड थिंग इज़ कि जो लोग इस तरह के पकड़े जाएँ, जिन पे एविडेंस आ जाता है, उनकी कन्विक्शन, अब हमारा जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे इट शुड बी वेरी एक्टिव इन दिस थिंग। इनकी कन्विक्शन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आइंदा करने वाले जो हैं वो इनके इबरतनाक अंजाम से डरें और आइंदा ऐसा करने का ना सोचें। फांसी हो गई इमरान को, उसके बावजूद भी केसेस कम नहीं हुए। बट देखिए वो तो एक केस है, आप कितने केसेस कोर्ट कर सकते हैं? हमें उस तरह के केसेस, अगर हम अगली कन्विक्शन अच्छी होती चली जाए। हमारे पंजाब के अंदर काफ़ी मिसाल मशहूर है ना कि अगर आप खेत के अंदर एक कबे को लटका दें तो सारे उससे सबक सीखना शुरू कर देते हैं। और उमर शेख साहब की भी शायद यही पॉलिसी है कि वो पुलिस वालों को सज़ाएं दे रहे हैं कि पूरा महकमा ठीक हो जाए।
तो अगर एक बंदे को जो रेप का मुलजिम था उसको फांसी होगी, उसके बाद मेरा ख्याल लोगों की शायद माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होगी। माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है और कन्विक्शन की रेट में इजाफा करने की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें ठीक हो सकती अभी आपने जो एक केस मेंशन किया, मेरे ख्याल से एक ही केस आप शायद कोट कर पा रहे हैं और मेरे भी माइंड में एक ही केस आ रहा है। सो अगर ये 10-12 केसेस अभी तक हो चुके होते और स्पीडी ट्रायल होता और स्पीडी कन्विक्शन हो लोगों की, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ बिग डेटरेंस। थैंक यू। हमारे साथ एसपी कैंट डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी थी, जिनका कहना है कि इस किस्म के केसेस की रोकथाम के लिए जहां पर वालिदैन को अपने इंतहाई अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वहीं पर सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और ऐसे मुलजमान को जब तक सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी, जो पेनल्टीज़ हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर मेंशन है, अगर उनके ऊपर अमल दरामद होना यकीनी बना लिया जाए तो ऐसे वाक़यात जो कम हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।